हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। और कार्बन कंपाउंड में हम पहुंच चुके हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी एप्लीकेशंस वगैरह जानेंगे। यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, है ना। उनकी बेसिक रिएक्शंस के बारे में मिल सकते हैं कि कैसी कैसी इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम एथेनॉल से। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं कार्बन के जिनके हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन हम मेजर यहाँ पर दो पढ़ने वाले हैं, एक तो एथेनोइक एसिड और एक एथेनॉल पढ़ने वाले हैं। ये कार्बन कंपाउंड है लेकिन इनके हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ है, इसलिए हम इन दोनों को मेजर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अगर क्लास के साथ साथ कोई साउंड ऐसे आपको अगर नॉइस आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल पढ़ने वाले हैं। एथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है एथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल। क्या है कॉमन नेम, क्या है लिखा हुआ है, एथेनॉल इज़ अ कॉमनली कॉल्ड एज एथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज़ एक्टिव इंडिग्रेंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब ये एक इंडिग्रेंट्स है जो सारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है। ठीक है, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स है सब में कौन होता है, एथेनॉल। ठीक है, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं उनको, एल्कोहलिक ड्रिंक बोला जाता है जिनमें भी एल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा शादियों वाला माहौल है तो थोड़ा शायद आपको सॉन्ग वगैरह कुछ नॉइस आपको सुनाई दे, उसको इग्नोर कीजिएगा। अब आगे देखो, हमने समझ लिया है कि रूम टेम्परेचर पर एक एल्कोहल या फिर एथेनॉल, एथेनॉल का कॉमन नेम एल्कोहल है। तो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है बताइए, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल भी होता है। ये क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। सारे के सारे एल्कोहलिक ड्रिंक में क्या होता है, एथेनॉल ही होता है, एथेनॉल भी होता है, एथेनॉल ही होता है। चलिए यहाँ से, और इन लाइन से क्या इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो आप स्टार्टिंग में, जब चैप्टर की स्टार्टिंग में तब आप पढ़ के आए थे वहाँ पे। ठीक है, वो याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो नहीं पूछेगा कि कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड पॉइंट। लेकिन अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट इसका और बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपसे नहीं पूछेगा। आपको ध्यान रखना है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, कॉमन नेम एल्कोहल है, एक्टिव इंग्रीडियंट है सारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स का, बस। ठीक है, आगे देखिए, एडिशन टू बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट। और क्या है ये, गुड सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर गुड सॉल्वेंट होता है, जहाँ पर भी हमें सॉल्वेंट लेना हो तो हम जनरली क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट। तो याद रखिए, वाटर की तरह ही नेचर कौन रखता है, एल्कोहल भी रखता है। ये भी क्या है, गुड सॉल्वेंट। क्या है, गुड सॉल्वेंट है ये भी, है ना। इट इज़ आल्सो यूज इन द मेडिसिन। इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ में लिखी है मेडिसिन है, मेडिसिन। जैसे कि टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जब भी कोई वाउंड या घाव वगैरह हो जाता है ना, हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग के लिए हम टिंचर आयोडीन का यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। कफ सिरप, कफ सिरप में यूज़ करते हैं, है ना। कफ सिरप जब खराश हो जाती है, गले में कफ हो जाता है हमें, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब जो कफ सिरप आते हैं उनमें भी एल्कोहल होता है। ठीक है, और मैनी टॉनिक्स, और भी कुछ टॉनिक्स जो भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए आते हैं, उनमें किसका यूज़ होता है बताइए, वहाँ पर भी एल्कोहल होता है। तो कहाँ कहाँ हो गया, मेडिसिन में, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, सेकेंड हो गया क्या, कफ सिरप हो गया, और अदर अदर टॉनिक्स में भी क्या आता है बताइए, एथेनॉल का यूज़ होता है ना। एथेनॉल आल्सो सोल्यूबल इन द वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। हाँ, जितने भी एल्कोहलिक जो, जैसे कि जो एल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह लिए जाते हैं तो उनमें जनरल वाटर को ऐड किया करते हैं। तो मतलब कि क्या है कि इसमें क्या होता है, वाटर जो है, एथेनॉल जो है वो सोल्यूबल है किसमें, वाटर में, है ना। तो मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं बताइए, हमने एल्कोहल के अंदर अगर वाटर को प्योर पोर किया है तो वो उसमें सब जगह पर वो क्या है, इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अच्छे से सोल्यूबल है वो। ठीक है, एथेनॉल जो सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखिए। तो एथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इक्वल अमाउंट, इक्वल इसकी कंसनट्रेशन होगी हर एक प्रपोर्शन में। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कोज ड्रंकननेस। तो ये देखो भाई, एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं क्या करते हैं बताइए, ड्रंकननेस कोज करता है। मतलब इसकी स्मॉल क्वांटिटी अगर वाटर के साथ ले जाती है तब भी ये नशा नशा होता है ना, याद है, ड्रंकननेस, है ना। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड
इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। देखो वैसे तो मतलब हम लोग मतलब कि इसको पसंद नहीं करता कोई भी, लेकिन फिर भी क्या है, ये वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ है ना, ट्रेंड है ये, मतलब आज के टाइम पे तो किसी भी तबके में जाइए आप समाज के, ये मिलेगा आपको। हावेवर इनटेक ऑफ द इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, अगर हम एब्सोल्यूट इसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फॉर्म में लेंगे, मतलब कैसे लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर, मतलब प्योर फॉर्म में ले रहे हो या फिर स्मॉल अमाउंट ले रहे हो, स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हो वाटर की, मतलब इसको प्योर फॉर्म में लोगे, एब्सोल्यूट वो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट विदाउट वाटर। तो ये इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी क्या हो सकती है बताइए, लीथल। लीथल का मतलब क्या होता है, डेंजरस हो सकती है ना, मतलब कि टॉक्सिक हो सकता है ये, यहाँ तक कि डेथ हो सकती है, क्या होता है, डेथ, डेथ कोज कर सकता है ना, लिथल हो सकता है ना, ठीक है, हार्मफुल है, ठीक है, किल कर सकता है ये। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। और हाँ चलो ठीक है, चलो आप एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, आप उसमें वाटर की क्वांटिटी ऐड करके ले रहे हैं, तब भी अगर लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ किया, लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, तब भी ये हेल्थ प्रॉब्लम को कोज कर देता है, लीवर वगैरह पे इफेक्ट इसका पड़ता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ने वाले हैं इसकी क्या इसकी रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन किसकी आती है, एथेनॉल पढ़ रहे हैं ना हम, एथेनॉल, तो एथेनॉल की रिएक्शन, ये एथेनॉल है, CH3CH2OH बोलो, OH2 CH3CH2OH बोलिए, या फिर दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, C2H5 और एक क्या है पीछे, OH। तो C2H5OH बोलिए, CH3CH2OH बोलिए, बात एक ही है तो वो क्या, एथेनॉल ही, एल्कोहल ही है, एल्कोहल कॉमन नेम है। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सोडियम। सोडियम एक मेटल होता है, सोडियम तो मेटल है, तो सोडियम मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं, बताइए किससे, हम एथेनॉल से। तो बताइए क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, कौन सा, सोडियम एथोक्साइड। क्या बन रहा है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बन रहा है। पता है हो कुछ भी नहीं रहा है, यहाँ से जो H है ना, ये H, इस H को हटा दे रहा है कौन, सोडियम। सोडियम यहाँ पे आ जा रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, तो कौन सी गैस निकल रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। ध्यान रखिए, सोडियम की रिएक्शन जब भी एथेनॉल से होती है तो क्या बनता है बताइए, सोल्ट बनता है किसका, सोडियम का। और साथ में ध्यान रखिएगा कौन निकलती है, इवोल्यूशन होता है किसका, इवोल्व होता है कौन, हाइड्रोजन गैस। तो एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, जब जब सोडियम एथेनॉल से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विद एथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट्स इज सोडियम एथोक्साइड। जबकि दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, वो एक सोल्ट होता है, क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड। क्या होता है, सोडियम का एथोक्साइड होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे, कैन यू रिकॉल विच अदर सबस्टांस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टिंग विद मेटल्स। क्या आपको याद आ रहा है कुछ कि कौन से सबस्टांस जब रिएक्ट करते हैं मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बताओ। अरे यार वही है ना, जब एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड या बेस जब रिएक्ट करते हैं किससे, ये वाला देखो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने पूछा है आपसे कि क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं क्या, ऐसे सबस्टांस आप हम बता सकते हैं कि जो मेटल से रिएक्शन करते हैं और कौन सी गैस देते हो, हाइड्रोजन गैस देते हो। तो हाँ, हम तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए थे, फर्स्ट में भी इसकी रिएक्शन आई थी। क्या होगा जब जिंक क्या है, एक मेटल है, जिंक की रिएक्शन किससे कराते हैं बताइए, जिंक की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, ये क्या है, एसिड। तभी क्या बनता है, सोल्ट बनता है, ZnSO4, ये तो सोल्ट हो गया। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही अगर आप किससे रिएक्शन करा दो, बताओ, NaOH से रिएक्शन करा दो, NaOH क्या है बताइए, एक बेस है, तब भी क्या होगा, तब भी क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और साथ में बताओ कौन सी गैस निकलेगी, साथ में निकलेगी, बताइए क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोनों की सेम प्रॉपर्टी, एसिड से कराओ चाहे बेस से कराओ, मेटल की रिएक्शन क्या निकलती है, गैस निकलती है। बस क्या बदल जाता है, बताओ क्या बदल जाएगा, जिंक की रिएक्शन कराएंगे NaOH से यहाँ पर, तो बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, सोल्ट तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पर बना था क्या, Na2ZN, ऐसा कुछ बनता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ऐसा कुछ बनता है कंपाउंड, जाके देखिएगा वहाँ पे रिएक्शन मिलेगी आपको एसिड बेस का, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सोल्ट याद कर लेना भैया इस वाली रिएक्शन का, क्या होगा जब जिंक की रिएक्शन किससे होती है, NaOH से, NaOH से, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है, साथ में ये वाला जो कंपाउंड बनता है ना यहाँ पे सोल्ट, उसको देख लीजिएगा, रिएक्शन है आपकी एसिड बेस में, जा करके देख लें उसको। चलिए देखिए अब रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीट। देखो कि इसमें क्या हो रहा है, जो एल्कोहल है हमारा, देखो एल्कोहल ही एथेनॉल है, ये रहा CH3CH2OH या C2H5OH बोल सकते हैं इसको। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, 443 केल्विन पर
एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द एथेनॉल। तो पता है क्या होगा, जब एथेनॉल की रिएक्शन हम 443 केल्विन पर कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो याद रखिए जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है, जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ना, ये कैसा होता है पता है, ये होता है क्या निकालता है, वाटर। क्या निकालता है, ये वाटर को रिलीज करता है, वाटर को रिमूव करता है। मतलब क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग है, रिएजेंट क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, कैटलिस्ट का काम करता है ये, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, एथेनॉल की रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराया, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को तो एक ही काम आता है क्या, पानी निकालना। तो पानी को निकाल देगा, बताओ पानी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से बताइए। OH तो ये रहा, और एक हाइड्रोजन कहाँ से ले जाएगा, यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ही हैं, तो यहाँ पर भी दो रख देगा, तो क्या बन जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन बच जाएंगे दोनों के पास, और डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। क्या बन गया बताइए, यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, तो क्या था, कैसा था ये, सेचुरेटेड कंपाउंड था, क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया, और क्या निकला, वाटर। तो ध्यान रखिए, एथेनॉल की रिएक्शन जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, तो ये वाटर रिमूव कर देता है, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 की नेचर क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव करता है। तो बताइए क्या बन जाता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बनता है क्या, सेचुरेटेड कंपाउंड किस बदल जाता है, अनसेचुरेटेड में बदल जाता है, अनसेचुरेटेड में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीट है। पहली रिएक्शन आपने याद करी, जब हमारा एथेनॉल सोडियम मेटल के साथ करता है रिएक्शन, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, साथ में बनता है क्या, सोल्ट बनता है, CH3CH2O। हाइड्रोजन को तो निकाल दिया ना, ओ की जगह हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर, Na आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, CH3CH2O Na बना, साथ में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमने पढ़ा कि मेटल की रिएक्शन जब हम एसिड और बेस से कराते हैं, तब भी क्या बनते हैं, सोल्ट बनते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी रिएक्शन लिखी हुई थी, ZnSO4 वाली, है ना। चलिए ये याद रखिएगा, हमारे एथेनॉल के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है बताइए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है कौन, कंसनट्रेटेड H2SO4, लेकिन कौन करता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वो आपको पूछ ले कि डाइल्यूटेड फॉर्म में करता है क्या, नहीं, कौन सी फॉर्म में करता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में करता है। तो ऑप्शन ध्यान रखने हैं MCQs में, है ना। हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, एल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है बताइए लिविंग बींग्स को, ये जनरल चीज़ है, पढ़ लीजिएगा अगर है आपको टाइम। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process and depress the CNS। तो वो कुछ नहीं करता भैया, जब हम एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं ना, जब एल्कोहल कंज्यूम करता है कोई पर्सन, तो क्या कर रहा होता है, डिप्रेस कर रहा होता है CNS को। और CNS में दो पार्ट होते हैं बताइए, आपका ब्रेन होता है, और कौन होता है आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, स्पाइन, है ना, स्पाइन, ठीक है। तो स्पाइनल सिस्टम और ब्रेन, ये दोनों CNS के पार्ट है। तो इनमें क्या कर रहा होता है बताइए, आपका जो डिप्रेस कर रहा होता है कौन, एल्कोहल। तो उस टाइम पे ना तो आपका ब्रेन सही से काम करता है ना स्पाइनल को, ठीक है। तो मतलब आपको ये भी नहीं पता होता कि कोई अगर उस ड्रंकन आदमी को कोई पीट रहा है ना, तो उसको पता है, उसको ना दर्द फील होता है, क्यों, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स से काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि स्पाइन काम नहीं कर रहा। ऐसे ही ब्रेन, उससे कुछ भी आप डिसीजन वो उस टाइम पे ले नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन भी काम नहीं कर रहा होता, क्यों, क्योंकि जो ड्रंकन आदमी है उसमें CNS क्या हो चुका है, डिप्रेस, मतलब कि क्या हो चुकी है, उसकी प्रोसेस स्लो हो चुकी है, ठीक है। रिजल्ट इज द लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनली स्टेपर। तो हो चुका, क्या होगा बताओ, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा उसके, और मेंटल कन्फ्यूजन होगा उसको, वो रिजल्ट मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो सोच नहीं पाता उस टाइम पे, और कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती उसकी बॉडी, चल कैसे रहा होता है, कहीं गिर जाता है, ये सब ड्राउजीनेस, मतलब और गला वाला सूख रहा होगा, ये सब हो जाता है उसके साथ, ठीक है। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रिलीजिंग इस सेंस ऑफ द जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। तो उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, इसलिए उसकी जो हाथ पैर सही से काम नहीं करते, लोकोमोशन बिगड़ जाता है, मतलब गिर जाता है, वो कहीं पे भी गिर रहा पड़ रहा होता है, और हुआ कुछ भी नहीं है, वो रिलैक्स फील करता है, क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता उस टाइम पे, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा होता, इसलिए उसको रिलैक्स फील होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं ना कि वो अपने गम घुला सकें, ये सब वो सब। तो उस टाइम पे कोई वो रिलैक्स नहीं कर रहा होता है भैया, जबकि आपके बस ब्रेन को उसने स्लो कर दिया और कुछ भी नहीं। एथेनॉल इनटेक, मेथेनॉल इज़ वेरी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ।
चलो एथेनॉल तो कंज्यूम कर ही रहा है आदमी, लेकिन एक और कंपाउंड है इसके साथ, मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल की थोड़ी सी क्वांटिटी क्या कर सकती है, कोस्ट कर सकती है डेथ को। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज इन द मेथेनॉल। और ये क्यों क्यों ये डेंजरस है, क्यों डेथ कोस कर रहा है? क्योंकि ये जब लीवर में टूटता है, लीवर में जब टूटता है ना, मतलब मेथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है किसमें? मेथेनॉल में। किसमें? हाँ, एमसीक्यू बन सकता है कि मेथेनॉल से क्या बना, मेथेनॉल से बना मेथेनॉल। क्या बना? मेथेनॉल। किससे बना ये? रिडक्शन से नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, किस में बदल गया? मेथेनॉल्डिहाइड में बदल गया। और ये मेथेनॉल्डिहाइड कैसा होता है? मेथेनॉल कैसा होता है बताइए? डेथ कोज कर सकता है। मेथेनॉल रिएक्ट रेपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। और मेथेनॉल के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं सेल से। इट कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं? कोगुलेट कर देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो मेथेनॉल ऐसा क्या करता है? मतलब मेथेनॉल से ऑक्सीडाइज होकर कौन बना? मेथेनॉल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइज होकर बना है। और ये मेथेनॉल क्या करता है, डेंजरस क्यों है, ये कोज कैसे कर देता है डेथ? क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए भाई, क्योंकि जो मेथेनॉल है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है? कोगुलेट करता है। सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट करता है। कोगुलेट का मतलब कि उसको जैसे आपने देखा होगा दूध से दही बनता है, कोगुलेशन, जम जाता है, थक्का बन जाता है, वैसे ही बताइए कोगुलेट कर जाएगा प्रोटोप्लाज्म, सेल का फ्लूइड। और सेल का फ्लूइड कोगुलेट कर गया तो सेल की एक्टिविटीज़, उसकी जो भी रिएक्शंस हो रही है सेल में, वो सब रुक जाएगी। इन मच द सेम ऑफ द एज एन एग कोगुलेटेड बाय द कुकिंग। जैसे कि बताइए एक एग के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, लेकिन बाद में उबालने के बाद क्या होता है बताइए? कोगुलेट होकर कैसा होता है? सॉलिड। तो वैसे ही बताए सेल का जो फ्लूइड है ना, प्रोटोप्लाज्म है, वो भी क्या हो जाएगा? कोगुलेट। और सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। और सेल की डेथ हो गई बॉडी के अंदर, तो बताइए आदमी जिंदा रहेगा या नहीं? डेथ तो होनी है। मेथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व एंड कोजिंग ब्लाइंडनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मरे ना, लेकिन क्या चली जाए बताइए? मेथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व एंड कोज ब्लाइंडनेस। तो कभी कभी ये सब मेथेनॉल का कंज्यूम अगर किसी ने गलती से कर लिया है, तो क्या हो जाता है? उसकी रोशनी चली जाती है आँखों की, है ना, देखना बंद हो जाता है। बताइए एथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सोलवेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द एथेनॉल प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल यूज़। तो कभी कभी हम मतलब कि जो इस ट्रेंड में क्यों आया, फिर बनाते क्यों है मेथेनॉल को? ताकि एथेनॉल जो इतना ज़्यादा मतलब कि ये सब सोशल एक तरीके से बुराई है ना, है ना, सोशल वही है, बुराई है। तो क्या क्या बताओ क्या किया जा रहा है ताकि एथेनॉल का कंजम्पशन कम हो? जिस मतलब बन रहा है ना, तो उसको किस फॉर्म में बना दो, बताओ किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो? मेथेनॉल की फॉर्म में, ताकि इसको कंज्यूम तो ना करें लोग, है ना, इसका कोई और यूज़ हो। लेकिन सोशल लीवल है तो सोच रहे हैं कि इसका कंज्यूम लोग कम करें, इसलिए इसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किस में कर दिया बताइए? मेथेनॉल में। इट इज़ मेड अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मेथेनॉल टू डू इट। इसीलिए बताइए क्या किया जाता है? इसको केवल और केवल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़फुल रखने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल मिला देते हैं अल्कोहल के अंदर, मतलब, ठीक है। Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily। तो जो डाइड वगैरह है ना, इसको मिला दिया जाता है कभी कभी किसमें? अल्कोहल में, ताकि कंजम्पशन ना करें, उसका केवल इंडस्ट्रियल यूज़ हो। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। और जब हम ऐसा कर देते हैं, मेथनॉल ऐड कर दिया या फिर हमने क्या मिला दिया, डाई मिला दी, तो क्या बोलेंगे? उसको डीनेचुरेटेड एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। एल्कोहल का यूज़ एज अ फ्यूल भी होता है, ठीक है। ब्लेंडेड पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है। शुगर केन प्लांट्स जो होते हैं, इससे जगरी वगैरह बनती है। उसके बाद जो इनको इससे एल्कोहल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो बताइए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? हम जो सनलाइट है उसको बदलते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, है ना। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर द मोलेसिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव द एल्कोहल या एथेनॉल। कॉमन नेम एल्कोहल है। तो बताइए शुगर केन भी क्या है? प्लांट है, वो क्या करेगा बताइए? फोटोसिंथेसिस। और क्या बनाएगा बताइए? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। उस ग्लूकोज को हम क्या बनाएंगे? मोलेसिस, जगरी वगैरह बनाते हैं। तो वो जूस जो है एल्कोहल का, उससे हम फर्मेंट कराई क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। तो कुछ कंट्रीज़ ने पहले शुरू किया था, इसको मिलाने लगे थे किसमें? पेट्रोल में। इसको ऐड करने लगे थे किसमें? एल्कोहल में, सॉरी पेट्रोल में, क्योंकि वो बायोफ्यूल है, बायोमास से बना है, ठीक है। पढ़ा था अपन लोगों ने। अर्थ का जो अपना चट्टानें वगैरह होती है, रॉक्स, उसके अंदर वैसे ही होता है, जैसे कि स्पॉन्ज के अंदर जो पानी होता है, वैसे ही रॉक्स के अंदर क्या मिलता है? पेट्रोल, है ना, ठीक है। ओशंस के नीचे जो
ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, वो दब गए थे किसमें बताइए, सिल्ट वगैरह में। तो फिर वो सिल्ट जो होती है वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें, रॉक्स में। ये सब हमने पढ़ा था, है ना। तो क्लीनर फ्यूल विच गिव ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन द बर्निंग सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो बताइए इसको ऐड कर रहे हैं क्यों, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो जलने पर क्या देते हैं बताइए, क्लीन फ्लेम देते हैं, साथ में CO2 निकलती है और हीट निकलती है, वो तो कुछ निकलता नहीं है ना। N2 और S2 तो होते नहीं है। तो बताइए मेजर पोल्यूटेंट इसमें एब्सेंट है, केवल CO2 निकलती है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं बताइए एज अ फ्यूल एडिटिव, ठीक है। मतलब पेट्रोल डीजल में एडिटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं। मान लो 20% अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बाकी 80% कौन है बताइए, हमारा पेट्रोल है, लेकिन 20% क्या ऐड कर दिया हमने, एल्कोहल ऐड कर दिया है, ठीक है। 2030 तक कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में भी, इनको इसको ऐड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हो सकता है ना, मतलब कि आने टाइम पे क्या ना रहें बताइए, बायोफ्यूल्स ना रहें, इसलिए हम ये सब नए नए इनिशिएटिव हमारी कंट्री में भी स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, यहाँ तक हमने एथेनॉल पढ़ लिया है। अब पढ़ने वाले हैं हम एथेनोइक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का कोई कॉमन नेम है, वो क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। आपके घरों में भी ये मिल जाता है अभी किचन में, आपके घर की किचन में भी ये होता है, क्योंकि पिकल्स तो सबके घर में होते हैं, पिकल्स सबकी घर की रसोई में होता है। तो देखिए फिर इसको कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। क्या है कॉमन नेम, एसिटिक एसिड है किसका, एथेनोइक एसिड का, ठीक है। इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, जो गानों की आवाज़ आ रही है। तो देखिए 5 to 8% सोल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड का। 5 to 8% सोल्यूशन हम बना लें, क्या होता है ये, क्या होता है, अभी छोड़िए ना, आप याद रखिए किसका 5 to 8% सोल्यूशन जो होता है ना, वो क्या होता है बताइए, वो होता है विनेगर। क्या बोलते हैं उसको, विनेगर। विनेगर पता है क्या होता है, सिरका। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सिरका, जिसका यूज़ कहाँ होता है, प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। तो अचार में जो सिरका ऐड करते हैं ना, अपनी मम्मी को पूछिएगा, अपने घर पे पूछिएगा, ठीक है, मम्मी दादी से, कि सिरका क्या होता है। तो अचार में जो खटास आती है ना, ताकि अचार ख़राब ना हो, तो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। ऐसे सब्सटेंस जो खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। खाना ख़राब क्यों होता है, ऑक्सीडेशन होने से। किससे होता है, ऑक्सीडेशन से। कोरोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, आयरन का, ध्यान रखिएगा। आयरन का या मेटल्स का क्या होता है, कोई मेटल्स का बताइए। कॉपर में भी रस्टिंग होती है ना, होती है ना। कॉपर में होता है, सिल्वर में होता है रस्टिंग। सिल्वर बदल जाता है बताइए किस में, सिल्वर बदलता है, ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है उस पर। कॉपर में ग्रीन कोटिंग आती है, जबकि इससे आयरन में क्या होता है बताइए, रेड ब्राउन रस की जो एक वो बनता है, सब्सटेंस बनता है ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता है जब आयरन में क्या होता है बताइए, कोरोजन होता है। और यहाँ पर होता क्या है, सब में ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा। कोरोजन हो चाहे रेंसिडिटी हो, खाने खराब होना रेंसिडिटी कहलाता है। तो वहाँ पर भी प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, किसका, अचार में यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। कौन, हमारा 5 to 8% सोल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन इसका क्या है बताइए, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब इतने टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होता है, इतने टेम्परेचर पिघलना शुरू ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये 273 73 780 है ना, 17 डिग्री सेल्सियस तक, 17 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्या पाया जा रहा है बताइए, इसके आसपास तक क्या है, ये आइस की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। मतलब ये रूम टेम्परेचर थोड़ा सा कम, मतलब कि 10 to 20 के बीच, 10 to 20 के बीच कैसा पाया जा रहा है बताइए, ये फ्रीज फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्रीज फॉर्म में। फ्रीज मतलब कि ये, हाँ, इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो बताइए सर्दियों में हमारा टेम्परेचर ये जाता है ना, हमारे राजस्थान की हम बात करें, कोटा की बात कर लें, अभी टेम्परेचर होगा क्या, अभी तो फिर भी ज़्यादा होगा, मतलब 20 के ऊपर जा रहा होगा, या 20 के नियर बाय हो या ऊपर हो, क्योंकि ठंड इतनी आज ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज फॉर्म में मिलेगा। कौन, फ्रीज फॉर्म में मिलेगा, कौन, एसिटिक एसिड, है ना। दिस गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ये इतने, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर भी, ये लगभग रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में मिल रहा है बताओ, फ्रिज फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं। अगर ये फ्रिज की फॉर्म में मिले ना, जमा हुआ मिले, तो क्या कहलाएगा, फ्रिज एसिटिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाएगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ओबियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। तो देखिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक मतलब कि जो कार्बन से बने हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए आपको, COOH मिल जाए पीछे जुड़ा हुआ, कॉर्नर साइड पर COOH लिखा हो और पीछे आगे कुछ भी हो कार्बन कंपाउंड हो, क्या कहलाता है? उनमें नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। कौन सी एसिडिक नेचर होती है? तो आपने देखो, आपने एसिड बेस पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था कि एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। आपको पता है जो वीक एसिड है ना, वो कैसे होते हैं? वो ऑर्गेनिक होते हैं। ये हमें किससे मिले हैं? नेचर से। नेचर ने बना के दिए हैं, सारे फ्रूट्स में है, इसलिए वीक है, इसलिए हम लोग खा सकते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल एसिड, और ये हमें नेचर ने नहीं दिए हैं, मतलब ये हमने अर्थ से निकाले हैं और बनाए हैं, इसलिए कैसा है? ये मिनरल एसिड है, मिनरल से मिलकर बनाया है, लेबोरेटरी में पाया जाता है और हमारे लिए हार्मफुल है, हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दूर रखना पसंद करते हैं, बॉडी को दूर रख के इनसे जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? ये हार्मफुल है। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, और ये हार्मफुल नहीं है, इनको हम कंज्यूम करते हैं, सारे फ्रूट्स में मिलता है ये, ठीक है? जनरली, है ना? एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल, ये आप याद, ये जो है ना, ये आपको याद रखना है, HCl HNO3 और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? सर यहाँ पे क्या करना है? देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम है? ऑक्जेलिक एसिड आपको याद होना चाहिए, टार्टरिक एसिड आपको याद होना चाहिए, और कौन सा होता है बताइए? सिट्रिक एसिड आपको पता, संतरे में मिलता है जितने भी सिट्रस फ्रूट, नींबू वगैरह हो गए, नींबू वगैरह सब में कौन मिलता है? सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड तो आप पढ़ के आ रहे हैं, एसिटिक एसिड किस में मिलता है बताइए? अभी जस्ट पढ़ तो रहे हैं आप लोग, है ना? फ्रूट्स में मिलता है ना? और क्या? लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलेगा बताइए? आपके दही में, ठीक है? तो ये सारे के सारे एसिड बताइए कैसे हैं? ये सारे के सारे जो एसिड हैं ये किस हैं बताइए? ऑर्गेनिक एसिड, भी नेचर से मिले हैं ना। इधर से हाँ 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 हाँ, मेथेनोइक एसिड है ना, मेथेनोइक एसिड, जो मधुमक्खी का डंक वगैरह होता है ना, स्टिंग ऑफ हनी बी, है ना? तो उन सब में भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं, इसलिए क्या होती है? जलन होती है हमें, ठीक है? तो मेथेनोइक एसिड वगैरह होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये मधुमक्खी हनी भी, ये भी क्या है? ये भी नेचुरल है, मतलब कि नेचर ने बनाई है, हमने थोड़ी बनाया है। तो उनके पास जो एसिड होगा ना, वो कैसा होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा, ठीक है? चलिए क्या बोल रहा है आगे? हाँ देखो आगे देखते हैं। हाउएवर द अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। देखो जो मिनरल एसिड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एग्जाम्पल HCl H2SO4 HNO3। ये क्या होते हैं? 100% आयोनाइज होते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर, 100% क्या देते हैं? H+ आयन। जबकि जो वीक एसिड है ना, वो वीक एसिड इसीलिए है क्योंकि इनको पानी में अगर डिजोल्व करेंगे ना, तो ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या नहीं देते? H+ आयन नहीं देते। वाटर में डिजोल्व होकर H+ आयन नहीं देते, इसीलिए क्या बोला है इनको, मतलब देते हैं लेकिन 100% नहीं देते, 100% नहीं देते, है ना? मतलब कुछ की बचत कर लेते हैं, मतलब कि कंजूस होते हैं, पूरे H+ आयन नहीं देते, इसलिए वीक है। जबकि वो पूरे आयन देते हैं, H+ आयन, इसलिए बोलते हैं इनको स्ट्रॉन्ग, ठीक? तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूछूं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं, सही है। ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं इनको, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोलो या वीक एसिड बोलो, कैसे होते हैं? ये वीक होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे H+ आयन ही नहीं देते। टेक 1 ml ethanol, absolute alcohol and 1 ml glacial acetic acid along with a few drops of the concentrated sulfuric acid. Warm in a water bath for at least 5 minutes per sound. क्या बोल रहा है देखिए, आपको क्या लेना है? 1 ml तो इथेनॉल लेना है, 1 ml क्या लेना है? एसिटिक एसिड, ठीक है? उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या ऐड करना बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। वार्म वाटर बाथ, लीव 5 मिनट्स इन शावन। देखो आगे आएगा इसमें क्या हुआ, रिएक्शन कौन सी हुई है। देखो क्या ऐड किया हमने, एसिटिक एसिड एथेनॉल की रिएक्शन कराई H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पता है क्या बनेगा? देखिए इसको बोलते हैं एस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिफिकेशन। ये रिएक्शन क्या होती है? ऐसे ही स्टेटमेंट ऐसे आया, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके क्या कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द एथेनॉल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन द एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? रिएक्शन में क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं जब आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन जैसे ही एक्टिविटी 4.8 ये डायरेक्ट आपको पूछ ले एग्जाम में,
कैसे पूछेगा कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं एथेनॉल से प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शन लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल दो। तो डायग्राम पता है कौन सा बनेगा, ये वाला। क्या किया गया, एक बीकर लिया गया, इस बीकर में पानी भरा गया है और आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या ऐड किया, एसिटिक एसिड, सेकंड क्या लिया बताइए, एथेनॉल, थर्ड क्या लिया, कुछ ड्रॉप्स लिए किसकी, एस्टोसोफोर की, और फिर क्या कर रहे हो, जैसे फ्लेम आप चला रहे हो, ठीक है, क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, रिएक्शन कहलाएगी एस्टरिफिकेशन, क्या कहलाएगी, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा रिजल्ट में, एस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, एस्टर। और पता है एस्टर कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, एस्टर की पहचान होती है, बीच में क्या होता है, इस तरह का ग्रुप मिलेगा आपको, इस तरह का, कुछ यहाँ जुड़ा होगा, कुछ यहाँ जुड़ा होगा, कुछ यहाँ जुड़ा होगा, कुछ यहाँ जुड़ा होगा, लेकिन बीच में यह होगा COO, ठीक है। एक और अपन ने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा जो बीच में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये O वाला ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पर अपन बोला था कि केवल ऐसा हो, यहाँ भी कुछ जुड़ा हो, यहाँ भी कुछ जुड़ा हो, बीच में क्या पाया जाए, CO, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। लेकिन कीटोन ग्रुप में और इनमें फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन, और फिर कोई ग्रुप, इधर भी कोई ग्रुप, ये है एस्टर, ऐसा वाला ग्रुप एस्टर है, ठीक है। तो ये बनेगा कब, जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, बताइए किससे, एथेनॉल से, किससे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, देखो एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं एथेनॉल से, एसिडिक मीडियम में, H2SO4 डाला था हमने, तो सर क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा सर ये एस्टर क्या होता है, देखिए अभी पता लगेगा, ये क्या बना भैया, एस्टर, क्या बीच में क्या पाया जा रहा है, COO पाया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया गया मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं किया गया, देखो 2 कार्बन प्रेजेंट थे, 2 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 कार्बन था, 2 कार्बन ये रहे, ठीक है, एडिशन हुआ है, क्या निकल गया पता है, वाटर, क्या निकल गया, वाटर निकल गया भैया, देखो यहाँ से क्या आया पता है, यहाँ से OH आया, ठीक है, CH3COO, ठीक है, और यहाँ से क्या गया, H, क्या निकल गया, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये H2O बन गया, ठीक है, और पता है फिर क्या हुआ, जुड़ गया ये CH3 और CO यहाँ वाला, और ये O के साथ CH3CH2 जुड़ गए, क्या बन गया बताइए, एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। वो पता है एस्टर का यूज़ कहाँ पे है, देखिए रिएक्शन याद कर लीजिए भैया, एसिटिक CH3COOH एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की रिएक्शन C2H5OH या CH3CH2OH बोल दीजिए, एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एस्टर पाएंगे, क्या पाएंगे, एस्टर। 4 कार्बन इधर थे, 1 2 3 4, 4 ही यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, बीच में CO और O वाला ग्रुप मिलेगा, 2 कार्बन इधर होंगे, 2 कार्बन इधर होंगे, 1 कार्बन, एक तो ये खुद है, 2 इधर होंगे, 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। एस्टर का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, देखिए CH3COO था ना, तो COO तो है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से एक, सॉरी CH3COO था, तो ध्यान रखिए CH3COO था, तो ये वाला एसिड का पार्ट है, एक OH यहाँ से निकल गया है, जबकि ये क्या है बताइए, एथेनॉल था, यहाँ से H निकल गया, तो H2O निकल गया, और ये बन गया एस्टर, साथ में H2O निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। और ध्यान रखें, हमारी जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना, एक जो एस्टर बनता है, इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो एस्टर कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, यूज़ होता है किसमें, परफ्यूम बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए, अगर अब इसकी रिएक्शन देखिए आगे, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम के हाइड्रोक्साइड से, किससे, NaOH से, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। अगर एस्टर की रिएक्शन NaOH से करा देंगे तो कैसा होता है, एल्केलाई, कैसा होता है, एल्केलाई। ऐसे बेस जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, एल्केलाई कहलाते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिसोल्व हो जाए एल्केलाई कहलाते हैं। एल्केलाई की डेफिनेशन लिख लो, बेस जो वाटर में क्या हो, वाटर सोल्यूबल, क्या कहलाते हैं, एल्केलाई कहलाते हैं। क्वेश्चन आता ही है ना, MCQ में हो सकता है। एस्टर अगर की रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन हमने एल्केलाई के NaOH से कराई है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा बेक एल्कोहल में। वापस से क्या बन जाएगा, अरे एल्कोहल एसिटिक एसिड से बना था, लेकिन NaOH से रिएक्शन करा दूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और क्या बनेगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लाइन कीजिए, क्या बना, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सोप। क्या होता है, सोप।
जो कपड़े धोने में आप यूज़ करते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज नाउन एज द सेपोनिफिकेशन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन क्या कहलाती है बताइए? सेपोनिफिकेशन क्या कहलाती है? सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है बताइए? एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं किससे? NaOH से। किससे? NaOH से। तो क्या पा रहे हैं बताइए? CH3COO Na, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट, यही क्या है? सोप। और सोप बना इसीलिए क्या कहलाई रिएक्शन? सेपोनिफिकेशन। देखो क्या कहलाया आगे, बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोप, दिस रिएक्शन इज नाउन एज सेपोनिफिकेशन। क्योंकि इस रिएक्शन का यूज होता है साबुन बनाने में, इसीलिए बोलते हैं इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सेपोनिफिकेशन याद आना चाहिए भैया कि एस्टर से बनाने हैं हमें CH3COONA। तो एस्टर क्या होता है? CH3COO CH2CH3। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NaOH से। और क्या बनाएंगे भैया? सोप। क्या बनाएंगे? सोप। इसलिए क्या कहलाएगी? ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही। ये एस्टर था, क्या था? एस्टर। इसकी रिएक्शन किससे कराई? NaOH से, सोडियम के हाइड्रोक्साइड से। सोडियम के हाइड्रोक्साइड क्या बना भैया? C2H5OH। हमने कहा था क्या बनेगा? वापस से एल्कोहल बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा बताइए? CH3COONA। यही क्या है? सोप। क्या है? सोप। और इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। याद कर लीजिए इस वाली रिएक्शन। ठीक है, एस्टर कैसे बनाता है? याद होना चाहिए। एथेनॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से एसिडिक मीडियम में, तब क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। और क्या निकल जाएगा? वाटर। और उसी एस्टर की रिएक्शन NaOH से करा दूँ मैं, तो क्या बन जाएगा? वापस से एल्कोहल बन जाएगा, मतलब एथेनॉल बन जाएगा। और क्या निकलेगी बताइए? CH3COONA, जो क्या होता है हमारा? सोप। क्या होता है? सोप। क्या होता है? सोप। ये सोप। इसलिए क्या बोलते हैं रिएक्शन को? सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? तो यही वाली रिएक्शन आपको लिखनी है, और साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बना? CH3COONA, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है। एसिड का सोडियम सोल्ट है, इसीलिए। और ये क्या होता है? सोप होता है, इसीलिए रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस किसकी बताइए? किसकी रिएक्शन? एथेनोइक एसिड की। तो बताइए, एथेनोइक एसिड तो एसिडिक नेचर का है, और रिएक्शन करा रहे हो बेस से, तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या कहलाती है बताइए? एसिड बेस की रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनता है? इसमें सोल्ट बनता है, और साथ में क्या निकलता है? वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर। दो देखिए, CH3COONA मतलब एथेनोइक एसिड, रिएक्शन करा रहे हो NaOH मतलब कि बेस, तो क्या बना? CH3COONA। CH3COONA तो क्या होता है? सोल्ट होता है, साथ में क्या निकलता है? H2O। क्या कहलाए बताइए? रिएक्शन याद रखिए, क्या होगा जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे बेस से, तो क्या बनेगा? CH3COONA मतलब कि सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर निकलता है। रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर क्या है हम सेकेंड चैप्टर में। चलिए थर्ड एक्टिविटी, थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड द हाइड्रोकार्बोनेट। अरे यार घिसा पीटा वही आ गया ना। देखो एसिड की रिएक्शन, एसिड बेस से पढ़ा था हमने, देखा था कि मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, तो सोल्ट बनता है और CO2 निकलता है। सोल्ट बनता है और CO2 निकलता है। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, टू गिव राइज टू अ सोल्ट। क्या बनता है? सोल्ट। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर। ध्यान रखिए, सोल्ट, CO2 एंड वाटर। क्या बनते हैं? सोल्ट, CO2 एंड वाटर। तीन यहाँ पर क्या बनते हैं? सबस्टांस बनते हैं। तो ध्यान रखिए, रिएक्शन को याद करके जाइए भाई, याद करके जाइए, है ना, याद करके जाना ही पड़ेगा आपको। CH3COONA एसिड है। CH3COONA क्या है? एसिड है, एथेनोइक एसिड है। Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, NaCO3 मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर आ चुका है। सोल्ट कॉमन है दोनों में, है ना। CH3COONA बना, H2O बन रहा है, CO2 बन रहा है। फ़र्क किस चीज़ का है? यहाँ पर NaOH, Na2CO3 या NaOCO3 है। सोल्ट सेम बने, H2O और CO2 बने। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने का फ़र्क है। रिएक्शन बैलेंस अलग तरीके से हुई। देखो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, बस फ़र्क इसी चीज़ का है। सबस्टांस सेम बने हैं, रिएक्शन सेम रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोप एंड डिटर्जेंट। और अब तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, वापस से हम शुरू कर रहे हैं हमारे ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? छत से हम की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट से वापस हम शुरू करते हैं क्लास अपनी। पोस्ट किया था हमने बस, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे बगल में कुछ दिखाई दे रहा होगा, गाने आपको सुनाई दे रहे हैं क्या? मेहंदी लगा के रखा है ना, शादी वाला माहौल वापस से। तेरे घर आया मैं आया तुझको ले, है ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए ये बनाया हुआ है हमारा क्या, मिसिल्स। क्या बनाया हुआ है? मिसिल्स बनाया हुआ है। सर मिसिल क्या होता है? अभी अभी समझ में आएगा आपको। देखो हम पढ़ने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। इसके बारे में सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, चलिए आ भी रही है तो इग्नोर कीजिएगा। सोप डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर ये सोप और डिटर्जेंट तो डेली लाइफ काम आते हैं। क्या है भैया? कार्बन कंपाउंड है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। कार्बन कंपाउंड में सबसे आखिरी का टॉपिक है। और आप लोग फार्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे। दोनों की जो मेके जो 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 यूज़ है वो आपको पता है किस में, बताइए। क्लीनिंग करने में, हमारे क्लोथ साफ़ करते हैं ना, डर्ट वगैरह साफ़ करने में यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए आप। अब आप पढ़ने वाले हैं इनके फार्मूला। देखिए हम यहाँ से याद कराते हैं आप लोगों को। चलिए नीचे चलते हैं हल्का सा। सोप तो भी आप पढ़ के आए हो, सोप जस्ट आप पढ़ के आए हो। देखो ऊपर लेके चलते हैं आप लोग। कहाँ लेके चलते हैं? ऊपर लेके चलते हैं। देखो अभी जस्ट आपने देखा था क्या कि ये रिएक्शन कहलाती है सेपोनिफिकेशन। क्या कहलाती है? सेपोनिफिकेशन। आपने भी पढ़ा था। ये देखिए ये वाली रिएक्शन क्या है सेपोनिफिकेशन की। यहाँ पर आपने क्या बनाया? सोप। ये है आपका सोप, CH3COON है। चाहे CH3COON हो या फिर CH3COOK हो, ये भी क्या है? ये भी सोप है और ये भी सोप है। Na हो या K हो, सोप ही होते हैं। क्या नाम है इसका? अगर आप इसको वर्ड्स में बोलोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट है। किसके साथ के? सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट होते हैं। तो सोप स्कोप से आप क्या पुकारा कीजिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट क्या कहलाता है? सोप कहलाता है मेरे भाई। किससे बने? एस्टर से। किससे बने? एस्टर। एस्टर की रिएक्शन NaO से कराइए। एस्टर की रिएक्शन NaO से कराइए। क्या बनाया है? सोप। क्या कहलाता है? सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से क्या बनता है? सोप्स बनते हैं। चलिए सर बेस डिटर्जेंट क्या होते हैं? आएगा, आगे आएगा अभी, है ना। चलिए तो देखिए एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। तो देखिए जो ऊपर जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये वाला डायग्राम, ये किसका है? क्लीनिंग का। कि कैसे ये सफाई करते हैं, कौन कौन सोप और डिटर्जेंट कैसे साफ़ करते हैं, उनकी मैकेनिज्म ये, ठीक है, पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। चलिए मोस्ट डर्ट ऑयली इन नेचर। ध्यान रखिएगा जितना भी जो मेल है, जो डर्ट है, वो कैसा होता है? मान के चलना है कैसा होता है? ऑयली। कैसा होता है? ऑयली। देखा होगा हमारे भी धूल धूल के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स चिपक जाता है, वो भी कैसे होता है? हल्की हल्की से। कैसे होता है बताइए? डर्ट। वो भी डर्ट है। डर्ट कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? ऑयली। कैसा होता है? ऑयली। तो मान लेना है। देखो कपड़े मैले जाते हैं तो कैसा होता है बताइए? ऑयली। उसके बाद धोना पड़ता है ना डिटर्जेंट या सोप से। तो देखो कपड़े मैले होने के बाद कैसे हो जाते हैं? ऑयली। तो ऑयली होता है क्या? डर्ट। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये तो सबको पता है कि ऑयल जो होता है वो पानी में घुलते नहीं है। अगर घुल रहे होते तो आपको ना तो सोप चाहिए था ना डिटर्जेंट चाहिए था, आपको केवल उनको पानी में ही धोना था और अपने आप साफ़ हो जाते। लेकिन क्यों आपको सोप डिटर्जेंट का यूज़ पड़ा? सोप डिटर्जेंट का यूज हुआ ही इसीलिए, बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि जो गंदगी होती है वो जो डर्ट होता है वो ऑयल नेचर होता है, और ऑयल जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते। इसीलिए उनको सोल्यूबल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हमारा सोप और डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है ना। The molecule of soap are sodium and potassium salt of लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन भी याद कीजिए, ठीक है। अब तक तो हमने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट है विद लॉन्ग लॉन्ग क्या लॉन्ग चेन, विद लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट होते हैं, वो सोप्स होते हैं। और इनमें दो पार्ट होते हैं। देखो दो इनके पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैसा? आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। तो देखो दो इसके जो है पार्ट होते हैं इसकी बॉडी के, मतलब इसके मॉलिक्यूल के। एक होता है हेड पार्ट, जो कैसा होता है बताइए? ये होता है हमारा
इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना। और जो चेन वाला पार्ट होता है, लॉन्ग चेन वाला, वो होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब कि जो भागता है वाटर से, और फिलिक मतलब कि जो वाटर की तरफ जाता है। फिलिक मतलब अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, वाटर की तरफ। क्योंकि फोबिक मतलब कि जो दूर भागता है, ठीक है। तो दो दो पार्ट होते हैं, देखो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है इसका, इस तरह का बना देते हैं हम लोग। हाँ वैसे तो आगे है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन है, जिग फॉर्म में, ये चेन है। तो चेन जो होती है ना, ये कैसी होती है, फोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक, वाटर से दूर भागती है। हेड पार्ट जो है कैसा होता है, फिलिक पार्ट, मतलब किसकी तरफ जाता है, वाटर के पास जाता है, ठीक है। चलिए, ये किसका डायग्राम था पता है, हमारे मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल का। तो आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद द वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल, द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। तो ऊपर जो आपने स्टार की जैसा कुछ बना देखा था, वो क्या था, मिसेल था। तो बताइए, जब सफाई कर रहे होते हैं, अपनी मैकेनिज्म इनकी चल रही होती है सब क्लीनिंग की, तब इसके जो दो पार्ट थे ना, एक तो चेन पार्ट, एक हेड पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो पानी की तरफ होता है, और टेल पार्ट ऑयल की ड्रॉप या डर्ट की तरफ होता है, जो डर्ट को पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या कहलाती है वो, मिसेल। क्या कहलाती है, मिसेल्स। तो मिसेल्स कहाँ हैं सर, ये रहे, देखिए, देखिए हेड हेड, ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट कहाँ है, इधर आसपास पता है क्या है, ये सब क्या है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर कौन है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और बीच में दिखाओ, बीच में क्या है, ऑयल ड्रॉप। क्या है, देखो ऑयल ड्रॉप बीच में है, ऑयल ड्रॉप बीच में, ऑयल ड्रॉप कहाँ है, बीच में, ऑयल ड्रॉप बीच में है, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप जो होती है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। तो हमारे हमने जो सोप और डिटर्जेंट का सोप या फिर डिटर्जेंट का यूज़ किया हमने, तो वो इस ऑयल की ड्रॉप को इस तरीके से घेर लेते हैं। और इनका जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर की तरफ होता है। जबकि जो टेल पार्ट होता है, देखो जिग वाले फॉर्म कहाँ पे हैं, ऑयल के पास है। तो ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, इसलिए वाटर से दूर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है किसकी कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। और ये मिसेल्स बनना किसकी मैकेनिज्म का पार्ट है, बताइए, क्लीनिंग की मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हैं, बीच में कोल्ड ड्रॉप बनानी है, उसको कवर करके दिखाना है, बताइए किसको, किसके मॉलिक्यूल्स को, सोप के मॉलिक्यूल्स को। चलिए आगे पढ़ते हैं। Where one end of the molecules is toward the oil droplet while the ionic phases are outside। तो जिसके टेल पार्ट होता है वो ऑयल की मॉलिक्यूल्स की तरफ है, जबकि जो हेड पार्ट है, आयनिक फेज है, वो आउटसाइड है, मतलब पानी की तरफ है। दिस फॉर्म एन इमल्शन इन द वाटर। और इसलिए क्या बन पाता है, बताइए, इमिसल्स बनता है, इसलिए क्या बन जाता है, इमल्शन। इमल्शन पता है क्या है, अभी पढ़ेंगे। इमल्शन होता है, ये एक कोलोडल का पार्ट है, कोलोडल सॉल्यूशन का पार्ट है, इमल्शन टाइप है। इसमें वाटर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, वाटर में क्या है, ऑयल। वाटर में अगर ऑयल हो तो इसको बोलते हैं इमल्शन। तो बताइए, वाटर था, वाटर में धो रहे हो आप क्लोथ को, और डर्ट क्या है, ऑयल। तो क्या बताइए क्या बन गया, मिसल बनता है। मिसल के बाद इमल्शन बनता है, कि जो हमारी ड्रॉप है ना, वो बाहर आ चुकी है, किसमें आ चुकी है, पानी में। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, द सोप मिसल does help in the pulling out the dirt in water, we can wash out our clothes clean। देखो क्या होगा, मिसल बना, मिसल ने क्या किया, देखो जो सोप या डिटर्जेंट है ना, उसके मॉलिक्यूल तो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, वो तो सोल्यूबल है, डर्ट नहीं घुल जाता। लेकिन हमारा जो जो हमारे जो सोप के मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल थे, वो तो पानी में घुल जाते हैं। और ये जुड़ गए हैं किससे, ऑयल से। अब वो तो पानी में घुलेंगे, हमारा ऑयल का ड्रॉप नहीं घुलता, लेकिन अब वो जुड़ गया है किससे, हमारे सोल्यूबल पार्टिकल से। सोप या डिटर्जेंट के पार्टिकल जो सोल्यूबल थे वाटर में, उनसे जुड़ गया है। तो अब अपने साथ पकड़ कर ये ऑयल को भी ले आते हैं। तो हमारी ऑयल हमारे कपड़ों से निकल कर कहाँ आ जाती है, वाटर में। और वाटर में अगर ऑयल हो तो बोलते हैं क्या, इमल्शन। और इमल्शन किसका टाइप है, इमल्शन हम टाइप है हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन का, किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो इमल्शन कब बनता है, मिसेल्स बनने के बाद। मिसेल्स बनने के बाद क्या बनता है, इमल्शन। और इमल्शन क्या होता है, आपने बता दिया, वाटर में क्या प्रेजेंट हो, ऑयल, मतलब बाहर आ गया है कपड़े से, ठीक है। ये तो हम चाहते थे, इसके बाद हम पानी चेंज कर लेते हैं, कपड़े हमारे साफ़ हो जाते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ़ यू डिजोल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। तो क्या किया गया है, क्या आप ऐसा डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो मिसेल्स बना, इफ़ यू डिजोल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल जो ऑयल वगैरह हैं उनको ये सेम ऐसे ही जो ऊपर बना हुआ है वही, ठीक है। तो देखो मिसाइल्स वगैरह का डायग्राम ये रहा। चलिए ये मिसाइल्स का डायग्राम है। तो सोप्स आर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टू एंड हैव ऑफरिंग टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज़। देखो दो डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये कैसा एंड है, हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक, ये पढ़ा था हमने, और जो टेल पार्ट होता है जिग वाला वो हाइड्रोफोबिक के दूर भागता है वाटर से, ठीक है। सोप का मोलिक्यूल है, सोप का मोलिक्यूल है ना, स्पर्म जैसा नहीं है ना, स्पर्म में जिग नहीं होता, टेल पार्ट होता है ओनली, यहाँ पर जिग वाला फॉर्म है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन है वो। मिसाइल क्या है बताओ, यही है। बीच में क्या होती है, बीच में क्या होती है, ऑयल ड्रॉप। क्या होती है, ऑयल ड्रॉप, उसी को निकाल रहे होते हैं ये बाहर, ऑयल ड्रॉप को बाहर निकाल रहे होते हैं। इस तरीके से नहीं होते, हेड पार्ट बाहर की तरफ होता है, क्यों हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि बाहर क्या होता है, पानी, बाहर क्या होता है, पानी, ठीक है। तो मिसाइल ये वाला बनाना आप लोगों को, देखिए मैकेनिज्म आपको दिखाई गई है, मैकेनिज्म आपको दिखाई गई है। सर क्या दिखाया गया है, देखो निकाल देते हैं, देखो कलर चेंज कर लेते हैं इस बार, है ना, कलर चेंज करते हैं इस बार, ब्लैक कर लेते हैं, आइए, नहीं मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, काफ़ी है। इट इंटरेक्ट विद द वाटर वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दे इंटरेक्ट विद द हाइड्रोकार्बन चेन। तो क्या हो रहा था, जो हमारा टेल पार्ट था ना, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा था, हमारे हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कि हमारी ऑयल से, किससे, ऑयल से इंटरेक्ट कर रहा था जब, है ना। तो हमारा ऑयल से इंटरेक्ट करता है हमारा टेल पार्ट, मतलब कि हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन है, वही वाला पार्ट रिएक्ट करता है किससे, अपने किससे, ऑयल से। When soap is at the surface of the water, hydrophobic tail of soap will not be soluble in the water, and the soap will align along with the surface of the water with the ionic end and the hydrocarbon chain protruding outside inside the water. क्या लिखा हुआ है, soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not soluble in the water. तो क्या होगा, सोप जो होगा ना, अगर वो सरफेस पे है वाटर के, एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या होगा, अगर ये सरफेस पे होगा सोप, तो क्या होगा, ये जो है ना, ये सोल्यूबल नहीं होगा वाटर में, कौन, हमारा टेल पार्ट, एंड द सोप विल अलाइन विद द सरफेस। और जो सोप है ना, वो कहाँ होगा बताओ, सरफेस ऑफ वाटर पर ही होगा, विद द आयनिक एंड के साथ। एंड द हाइड्रोकार्बन टेल जो है ना, वो अंदर नहीं जा पाएगी। मतलब देखो हम लोग उसको घोलते भी है ना, साबुन वगैरह को, मतलब डिटर्जेंट वगैरह को घोलते हैं हम अच्छे से, अगर ऊपर ऊपर होगा ना तो घुलेगा नहीं, सोल्यूबल नहीं होगा, तो फिर वो मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है। तो घुलना भी ज़रूरी है। देखो क्या डायग्राम बनाया हुआ है, कि देखो ये क्या है, ये हमारा टेक्सटाइल है, कपड़ा है, ब्लू वाली पट्टी, ऊपर ये हमारा क्या है, ऑयल की ड्रॉप्स है। तो बताओ ऑयल की ड्रॉप को देखो, ये वाला पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला कौन सा होता है, जो इससे रिएक्शन करता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो बताओ ग्रीस या डर्ट मतलब ऑयल है, इससे रिएक्शन कर रहे हैं, ये मोलिक्यूल्स आ रहे हैं सोप के, और सोप के मोलिक्यूल्स अगर इससे रिएक्शन कर रहे हैं, देखो क्या किया, घेर लिया है इसको, है ना, ये फोबिक पार्ट है, ये फिलिक पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है। इस तरीके से घेर लिया है ऑयल की ड्रॉप को, और बाहर ले आए हैं, देखिए बाहर ले आए हैं, और क्या हो, कपड़ा साफ हो गया है। इस मोलिक्यूल से ऑफ द यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है वो बाहर खींच के ले आता है। दस क्लस्टर ऑफ द मोलिक्यूल इन द सोल्यूशन। और बताइए ये साथ नहीं आते, क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसने देखा होगा आपका जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, उसमें डर्ट जो होती है जमा हो जाती है नीचे। दस डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसल्स इज आल्सो ईजिली रिंस्ड अवे। तो जो डर्ट होती है ना, वो क्या होती है, सस्पेंड कर जाती है, प्रेसिपिटेट आ जाता है ना। और द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। जो सोप का जो मिसल बनता है ना, जो क्लस्टर बनता है ना, वो भी देखा आपने कि हेड पार्ट बाहर होता है, अंदर पार्ट टेल पार्ट होता है। उससे क्या होती है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। कि देखो कोलोइडल क्या होते हैं, ये होते हैं कोलोइडल प्रॉपर्टी के, और कोलोइडल क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग करता है ना। एंड सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, और कैसा होता है, क्लाउडी होता है, देखिएगा। चलिए अब क्या है, डिटर्जेंट है, क्या है डिटर्जेंट, और चैप्टर की क्या हो रही है, क्लोजिंग, चैप्टर हो रहा है ख़त्म। हैव यू ऑब्जर्व while the bathing the foam is formed with the difficulty and the insoluble substance scum remains after washing with the water। क्या होता है, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जो आपके जो साबुन वाबुन है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं, उन पर फोम नहीं बन पा रहा है नहाते वक्त, आपने देखा होगा। तो क्या बनता है वहाँ पर, झाग नहीं बनते, फोम नहीं बनता, क्या बनता है, स्कम बनता है, मतलब इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जो नहाने के बाद भी हमारे ऊपर रह जाता है, कपड़ों पे या हम पे रह जाता है। दिस इज़ कोज्ड बाय द रिएक्शन
ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट। और पता है इसको क्या बोलते हैं? वाटर की हार्डनेस बोलते हैं। वो फोम क्यों नहीं बना? क्योंकि बताओ वाटर कैसा था? हार्ड। उसमें क्या था? वाटर की हार्डनेस किससे आती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो क्या आती है? वाटर में हार्डनेस आती है। क्या आती है? वाटर में हार्डनेस आती है। अच्छा नहीं लग रहा है भाई, है ना? क्या आती है? वाटर में हार्डनेस आती है। तो हमारा जो साबुन है, जो सोप है, वो काम नहीं करता। कब नहीं करता बताओ? जब क्या हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट प्रेजेंट हो, और इससे क्या होती है? हार्डनेस आ जाती है वाटर में। हेंस यू नीड टू यूज़ द लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है सोप वगैरह। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ द कंपाउंड एंड कोल्ड डिटर्जेंट। इसीलिए अगर हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, मतलब इसको सोल्व करना है, वहाँ पर हम अपनी वॉशिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा एज अ क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन याद कीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा। डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम सोल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, और अमोनियम सोल्ट होते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड आयन के। क्या? सोडियम सोल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम सोल्ट होते हैं किसके? क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन के साथ। ठीक है, अमोनियम सोल्ट क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन के साथ। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, जैसे सोप में हाइड्रोकार्बन चेंज थी, यहाँ पर भी है। चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। तो जो इनके चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, मतलब कि जो चार्ज पार्ट होता है जो किधर का होता है बताइए? हमारा हेड पार्ट है ना। क्या नहीं बनाता बताइए? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता कैल्शियम मैग्नीशियम एंड इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में बताइए इनसोल्यूबल सब्सटेंस नहीं बनाता। क्या करता है बताइए? सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है। इसीलिए किसका यूज़ होता है बताइए? हमारे डिटर्जेंट का यूज़ होता है। कब? हार्ड वाटर में। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन द हार्ड वाटर। इसलिए डिटर्जेंट क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं किसमें? हार्ड वाटर में भी, पानी में काम करते हैं। यूजुअली यूज टू मेक द शैम्पूज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स। तो क्लीनिंग क्लोथ और शैम्पू बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा होगा क्लोज। सोप डिटर्जेंट लास्ट पार्ट था। आप आई होप आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के समझ में आएंगे, तो आप कीजिए क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।